देखिए, अगर लोग आपके सपनों पर नहीं हँस रहे हैं, तो समझ जाना कि आपके सपने बहुत छोटे हैं। देखिए, आज है 5 मार्च का दिन और आज की वीडियो में जितने भी प्रश्न हैं, ये बहुत ही सिलेक्टिव और मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपकी सभी परीक्षाओं के लिए। तो शुरू से लास्ट तक वीडियो में बने रहिए। और देखिए, जो लोग नए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, साथ में बेल आइकन प्रेस कर देंगे ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको ऑटोमेटिक और सबसे पहले मिलता रहे। और वीडियो को लाइक और शेयर भी करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। लेकिन इससे पहले बता दूं, देखिए पिछले महीने में आप लोगों ने बहुत सारी आर्थिक मदद की थी और टोटल लगभग 12 से 13 बच्चों ने मदद की थी केवल। और देखिए कमेंट बॉक्स में तो सभी कहते हैं सर आपकी मदद की जाएगी, लेकिन बहुत सारे बच्चों ने जो है बस केवल आश्वासन दिया था। तो आप सभी से निवेदन है कि इस चैनल को बरकरार रखने के लिए जो भी जितने भी आप सक्षम हो उतने का जो है आर्थिक मदद करते रहिए, ठीक है। तो ये मेरा अकाउंट नंबर है और ये मेरा यूपीआई नंबर है, ठीक है। देखिए आज का हमारा पहला प्रश्न है कि बोला टिनुबू किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं। तो देखिए बोला टिनुबू जो है ये नाइजीरिया के नए राष्ट्रपति चुने गए हाल ही में, और इन्होंने जो है अपने प्रतिद्वंदी अतीकू अबू बकर को हराकर जो है नाइजीरिया के राष्ट्रपति का चुनाव हाल ही में जीता था। और ये बिलोंग करते हैं आल प्रोग्रेसिव कांग्रेस पार्टी से, ठीक है। तो ये आल प्रोग्रेसिव कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार थे कौन, बोला टिनुबू, और ये नाइजीरिया के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं, याद रखिएगा। देखिए नाइजीरिया की राजधानी है अबुजा और यहाँ की मुद्रा है नाइजीरियाई नायरा। और अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसने कैच द रेन 2023 अभियान को शुरू किया। तो देखिए इस अभियान को शुरू किया गया है भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा, और इस अभियान का केंद्रीय विचार पीने के पानी के स्रोतों की स्थिरता है। देखिए जो कैच द रेन 2023 अभियान है, इस समारोह को संबोधित करते हुए भारत के राष्ट्रपति ने कहा कि भारत में दुनिया के जल संसाधनों का केवल 4% है, इसलिए जल प्रबंधन और संरक्षण भारत की सबसे बड़ी चुनौतियां हैं। तो कैच द रेन 2023 अभियान को भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा हाल ही में शुरू किया गया था। और देखिए इसके अलावा भारत की राष्ट्रपति ने जल संरक्षण और स्वच्छता में महिलाओं के द्वारा निभाई गई जिम्मेदारियों को मान्यता देने के लिए ग्रामीण जल जीवन मिशन और राष्ट्रीय जल मिशन सहित स्वच्छ भारत मिशन की कई श्रेणियों के तहत स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 से भी सम्मानित किया। और देखिए ये सम्मान जमीनी स्तर की महिलाओं के नेतृत्व और स्वच्छ सुजल भारत के निर्माण में योगदान को मान्यता देने के लिए जो है किया गया। और देखिए भारत के राष्ट्रपति ने इसके अलावा इस अवसर पर स्मारक डाक टिकट और जल शक्ति से नारी शक्ति नाम का एक फिल्म जो है इसका भी अनावरण किया था। और राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय जल मिशन, जल जीवन मिशन और स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण से केस स्टडी का एक संग्रह यानी कि एक बुक जो है जिसका नाम था स्वच्छ सुजल शक्ति की अभिव्यक्ति, इसको भी लॉन्च किया था। तो इसको याद रखिएगा। और तीसरा प्रश्न हमारा है कि हाल ही में नोबेल पुरस्कार विजेता एलेस लियात्स्की को जो है किस देश में 10 साल की जेल की सजा हाल ही में सुनाई गई। तो देखिए एक बहुत ही फेमस नोबेल पुरस्कार विनर है जिनका नाम है एलेस लियात्स्की। तो इनको भी हाल ही में बेलारूस में 10 साल की जो है जेल की सज़ा सुनाई गई है। और ये सज़ा इसलिए सुनाई गई क्योंकि एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं और इन्होंने जो है सरकार का विरोध कर दिया था। देखिए जो आपके एलेस लियात्स्की हैं, इनके द्वारा बनाए गए वियासना मानवाधिकार संगठन के 3 अन्य प्रमुख सदस्यों को भी जो है सरकार के खिलाफ रैलियों के वित्त पोषण का दोषी पाया गया। तो देखिए किसी भी देश में आप रहेंगे, अगर सरकार के खिलाफ कोई भी एक्शन लेंगे, अगर सरकार को बुरा लग गया तो वो किसी न किसी कारण से जो है आपको कहीं न कहीं धर के दबोच के जेल में बंद कर देगी। तो एलेस वियालियास्की जो है याद रखिएगा, बेलारूस में इनको 10 सालों की के लिए जो है जेल की सज़ा हुई है और ये नोबेल पुरस्कार विनर भी हैं, ठीक है। और चौथा प्रश्न है कि दुनिया का दूसरा सबसे मजबूत टेलीकॉम ब्रांड कौन बना। तो देखिए भारत का जो रिलायंस जियो है ये दुनिया का दूसरा सबसे मजबूत टेलीकॉम ब्रांड बन गया है। देखिए दुनिया के 10 शीर्ष सबसे मजबूत दूरसंचार ब्रांडों की सूची में रिलायंस जियो पिछले साल 5वें स्थान पर था, और 5वें स्थान पर जो है अब से ऊपर चढ़कर जो है ये अब दूसरे स्थान पर आ गया है। और देखिए स्विट्जरलैंड का स्विस काम नाम का एक टेलीकॉम कंपनी है, ये दुनिया का सबसे मजबूत टेलीकॉम ब्रांड है, ठीक है। तो याद रखिएगा स्विट्जरलैंड का स्विसकॉम दुनिया का सबसे मजबूत टेलीकॉम ब्रांड है और रिलायंस जियो दुनिया का दूसरा सबसे मजबूत टेलीकॉम ब्रांड बन गया है। पांचवा कि कौन सा मंत्रालय प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि योजना लागू करता है। तो देखिए प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि योजना को रसायन और उर्वरक मंत्रालय जो है ये लागू करता है। देखिए जो प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि योजना है, ठीक है, इसको 2008 में यूपीए सरकार के द्वारा यानी कि कांग्रेस सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया था, लेकिन इसको
2015 में जो है फिर प्रधानमंत्री मोदी ने फिर से रीलॉन्च किया और इसको 2018 में फिर से जो है एक बार इसमें मॉडिफिकेशन किया गया था। तो 2008 में ही इसको लॉन्च किया गया था, इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है, आप चौंकिएगा मत। और देखिए आपको बता दूं 2008 में सभी को सस्ती कीमत पर गुणवत्तापूर्ण जेनरिक दवाएं उपलब्ध कराने के लिए पीएम यानी कि प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना को शुरू किया गया था। और ये परियोजना जो है ये फार्मा एंड मेडिकल ब्यूरो ऑफ इंडिया के द्वारा कार्यान्वित की जाती है और इसे जो है पहले रसायन और उर्वरक मंत्रालय के तहत ब्यूरो ऑफ फार्मा पीएसयू ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता था। और एक खास बात और इसके बारे में अपडेट ये है कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने अभी हाल ही में घोषणा की थी कि पीएमबीजेपी के तहत कुल 9,082 जन औषधि केंद्र संचालित किए जा रहे हैं वर्तमान में पूरे भारत में। तो ये आंकड़ा याद रखेगा कि प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि योजना के तहत टोटल 9,082 जन औषधि केंद्र संचालित किए जा रहे हैं, जहां पर आपको सस्ते दामों पर जेनरिक दवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं भारत सरकार के द्वारा। तो प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि योजना रसायन और उर्वरक मंत्रालय के तहत संचालित की जा रही एक योजना है, याद रखेगा। और छठवां की दिबांग बहुउद्देशीय परियोजना जो है ये भारत की अब तक की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है। ये परियोजना किस राज्य में स्थापित की जा रही है? तो देखिए दिबांग बहुउद्देशीय परियोजना को भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थापित किया जा रहा है और ये भारत की अब तक की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना भी है। तो देखिए दिबांग जल विद्युत परियोजना जिसे हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा अनुमोदित किया गया था, ये भारत की अब तक की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है और इसे अरुणाचल प्रदेश की निचली दिबांग घाटी जिले में दिबांग नदी पर चीन की सीमा के करीब स्थापित किया जा रहा है। यहाँ पे प्रश्न घुमा के एग्जाम में ये पूछ सकता है कि दिबांग बहुउद्देशीय परियोजना जो है ये अरुणाचल प्रदेश के किस नदी पर जो है इसको बनाया जा रहा है? तो इसको जो है अरुणाचल प्रदेश के जो है दिबांग घाटी जिले में दिबांग नदी पर स्थापित किया जा रहा है चीन की सीमा के करीब। और देखिए ये परियोजना 319 बिलियन रुपए की अनुमानित लागत के साथ नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन के द्वारा विकसित किया जाएगा। और सातवां की हाल ही में यूनाइटेड किंगडम ने किस संस्था के साथ विंडसर फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर किए? तो देखिए यूनाइटेड किंगडम देश ने अभी हाल ही में यूरोपियन यूनियन के साथ में मिलकर विंडसर फ्रेमवर्क पर एक हस्ताक्षर किया और ये समझौता क्या है इसमें इसके बारे में आपको बता देता हूँ। देखिए यूनाइटेड किंगडम ने आयरिश सागर के माध्यम से चलने वाली ब्रिटेन और उत्तरी आयरलैंड के बीच की सीमा को हटाने के उद्देश्य से उत्तरी आयरलैंड के लिए ब्रेक्सिट के बाद के व्यापार नियमों के संबंध में एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। देखिए जो आपका विंडसर फ्रेमवर्क है ये उत्तरी आयरलैंड प्रोटोकॉल को बदलने जा रहा है जिसने ब्रेक्सिट के बाद ब्रिटेन और यूरोपीय संघ के बीच राजनीतिक और आर्थिक मुद्दे पैदा किया था। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा कि ब्रिटेन यूनाइटेड किंगडम ने जो है हाल ही में यूरोपियन यूनियन के साथ विंडसर फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर किया है और विंडसर फ्रेमवर्क क्या है मैंने आपको बता दिया। ठीक है, और आठवां प्रश्न की हाल ही में परमाणु खनिज अन्वेषण और अनुसंधान निदेशालय ने किस राज्य में लिथियम के भंडार की उपस्थिति पाई है? तो देखिए अभी हाल ही में कर्नाटका में लिथियम की उपस्थिति पाई गई। लिथियम क्या है इसके बारे में आपको डिटेल में बताऊंगा। फिलहाल याद रखिए कि कर्नाटका में लिथियम के भंडार की उपस्थिति पाई गई है और ये उपस्थिति कर्नाटक के मध्य जिले में पाई गई है। देखिए अन्वेषण और अनुसंधान के लिए परमाणु खनिज निदेशालय के द्वारा किए गए प्रारंभिक सर्वेक्षण में याद रखिएगा कर्नाटक के मध्य जिले में लिथियम भंडार की उपस्थिति पाई गई है। और देखिए जो आपका परमाणु खनिज अन्वेषण और अनुसंधान निदेशालय, ठीक है, तो ये जो है भारत के परमाणु ऊर्जा विभाग की सबसे पुरानी इकाई है जिसने इसकी खोज की है कर्नाटक के मध्य जिले में। लिथियम की बात करें तो देखिए लिथियम जो है ये चांदी के समान एक सफ़ेद धातु है और लिथियम एक रासायनिक तत्व है जिसका प्रतीक Li है। ठीक है, और देखिए मानक परिस्थितियों में ये सबसे हल्की धातु और सबसे हल्का ठोस तत्व है। ये अत्यधिक प्रतिक्रियाशील और ज्वलनशील है, अतः इसे खनिज तेल में संग्रहित किया जाना चाहिए। और ये क्षारीय एवं दुर्लभ धातु है। ठीक है, इसका उपयोग मोस्टली जो बैटरीज होती हैं उनको बनाने में किया जाता है। लिथियम आयन बैटरीज आपने देखा होगा कि आपके मोबाइल में जो बैटरी होती है उसमें लिखा होता है Li आयन बैटरी। ठीक है, और उसमें लिखा होता है कि इसको आग वगैरह में मत जलाइए नहीं तो विस्फोट हो सकता है। तो कर्नाटक के मध्य जिले में याद रखिएगा कि लिथियम की जो है खोज की गई लिथियम के भंडार की। नवा की हाल ही में चर्चा में रहा गुरु डोंगमार झील जो है ये किस राज्य में स्थित है? तो देखिए गुरु डोंगमार झील जो है ये सिक्किम में स्थित है और ये अभी हाल ही में चर्चा में क्यों था? क्योंकि हमारे भारत की जो
वित्त मंत्री हैं, यानी कि केंद्रीय वित्त और कारपोरेट मामलों की मंत्री है निर्मला सीतारमण। ये जो है यहाँ पर अभी इन्होंने विजिट किया था इस गुरुडोंगमार झील का, और इन्होंने सेना के जवानों के साथ वहाँ बातचीत की। ये वहाँ पे गई थी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एक एटीएम का उद्घाटन करने। ठीक है, तो एटीएम के उद्घाटन के साथ साथ इन्होंने सेना का हौसला भी बढ़ाया। देखिए, जो गुरुडोंगमार झील है ये सिक्किम के मंगन जिले में लगभग 17,800 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। याद रखिएगा, गुरुडोंगमार झील सिक्किम के मंगन जिले में लगभग 17,800 फीट की ऊंचाई पर स्थित है, और ये भारत चीन सीमा के करीब है। ये भारत की सबसे ऊंची झीलों में से एक है, और ये झील महान हिमालय में स्थित है, और इसे बौद्धों, सिखों और हिंदुओं के द्वारा पवित्र माना जाता है। और इसका नाम गुरु पद्म संभव तिब्बती बौद्ध धर्म के संस्थापक जो कि कहे जाते हैं, तो इनके नाम पर रखा गया है। तो गुरु डोंगमार झील के बारे में याद रखिएगा, ये सिक्किम के मंगन जिले में स्थित है, और यहाँ पर भारत की वित्त मंत्री भी विजिट करने गई थी एक एटीएम का उद्घाटन करने, और भारतीय सेना के साथ इन्होंने वहाँ पर बातचीत की, उनका हौसला बढ़ाया था। ठीक है, और अब हम बात करेंगे आज के सभी क्वेश्चन अपडेट पे। तो आपको बताना है कि विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है, बताइए। देखिए, जो लोग वीडियो को लाइक करना भूल गए थे वो वीडियो को लाइक कर देंगे, तब आगे बढ़ते हैं। और दूसरा प्रश्न है कि केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में किसको चुना गया है, बताइए। और तीसरा कि नागालैंड विधानसभा के लिए निर्वाचित होने वाली पहली महिला विधायक कौन बनी, बताइए। चौथा कि फरवरी 2023 में किन राज्यों में विधानसभा चुनाव हुआ था, बताइए। और वियतनाम के नए राष्ट्रपति के रूप में किसको चुना गया है, बताइए। और अब हम बात करेंगे कल के पूछे गए सभी क्वेश्चन के सही उत्तरों की। देखिए, 1 मार्च को विश्व सीगराज दिवस मनाया जाता है, और 1 मार्च को ही विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस भी हम मनाते हैं। और पूसा कृषि विज्ञान मेले का आयोजन नई दिल्ली में अभी हाल ही में किया गया था। और एशियाई शतरंज महासंघ ने डी कुकेस को प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया था हाल ही में। और अभी हाल ही में एक्सिस बैंक ने किस बैंक के भारतीय उद्योग कारोबार का अधिग्रहण किया, तो देखिए बैंक है सिटी बैंक। सिटी बैंक का पूरा जो कारोबार है ये अब एक्सिस बैंक संभालेगा। और जो चीज़ मैंने आपको शुरू में कही थी वीडियो के, उसको आप जरूर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे मेरी सारी डिटेल्स दी गई हैं।